का मुद्दा देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर है कि सरकार ने पहले चरण में टीके लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को उन सेंटर में भेज दिया गया है जहां कोरोना का टीका लगेगा। तो बड़ी खबर, लिस्ट देखिए तैयार हो चुकी है। सरकार ने पहले चरण में टीके लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट को उन सेंटर में भी भेज दिया गया है जहां कोरोना का टीका लगेगा। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि पुणे से 1 या 2 दिन के अंदर ही वैक्सीन भी अलग अलग सेंटर में, जो स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर पहुंच जाएगी और धीरे धीरे देखिए ये प्रक्रिया शुरू होगी। ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 13 तारीख के बाद टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो सकती है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रवि, देखिए, सरकार की तरफ से वो तमाम जो नर्सिंग होम हैं या फिर अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, जिन जगहों पर कोरोना का टीकाकरण होना है, कोरोना का टीका लगना है, वहां पर सरकार की तरफ से एक मेल के जरिए उस इलाके में जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या फिर नर्सेज हो, उनकी लिस्ट भेज दी गई है और इन लोगों को ही सबसे पहले टीका दिया जाना है। तो ये तमाम जो कोरोना के जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिससे कि वो अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर सके और उसका एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। उनको एक एसएमएस भेजा जाएगा और तमाम वेरिफिकेशन के लिए वो अपना आधार कार्ड या फिर दूसरे जो सरकार ने लिस्ट जारी किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने हैं, तो उसको मैच किया जाएगा और उसके बाद फिर जिस डेट को उनको बुलाया जाएगा, उस डेट को, उस टाइम पर वो जाके अपना टीका लगवा सकते हैं। ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, जहां एक तरफ ये प्रक्रिया चालू, वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना की वैक्सीन लगने से पहले आज सबसे बड़ा रिहर्सल है। टीके से पहले देश भर में आज ड्राई रन है और इसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया और आज फिर एक बार 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। दरअसल गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन करने का फैसला किया। ड्राई रन की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज तमिलनाडु में होंगे। सरकार के मुताबिक वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन हवाई जहाज के जरिए देश के 4 स्थानों पर बने प्राइमरी वैक्सीन स्टोर में ले जाए जाएंगे। ऐसे में जो स्टोर हैं वो देखिए बनाए गए हैं करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। वहां से वैक्सीन आगे रेफ्रिजरेटर वैन के जरिए राज्यों में बने स्टेट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचेगा। देश में ऐसे 37 स्टोर हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा लेने के लिए खुद मोर्चा संभाला और चेन्नई पहुंचे हैं। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, वो जुड़ चुके हैं, और अभिषेक पांडे मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, वो जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप मुंबई में हैं। देखिए, ड्राई रन शुरू हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, अब तक कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। खास करके यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वेटिंग हॉल्स है, वहाँ पर एक काउंसलर नियुक्त किया गया है जो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको बताने के लिए। ये देखिए, वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम सारी जानकारी इस बोर्ड पर दी जा रही है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इस वैक्सीनेशन से जुड़ी जो जानकारी है वो किस तरीके की है। जल्दी से मैं अगर इस तरफ का हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है वैक्सीनेशन का, जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पर देखिए ये आपको पूरी भीड़ दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, यहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, खासकर वैक्सीन दी जा रही है
उन जो हेल्थ केयर स्टाफ्स हैं उनको बाकायदा आइडेंटिफाई करने के बाद, और ख़ास करके कोमॉर्बिड या फिर उनको ब्लड प्रेशर कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं ताकि वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है कि वो पता लगाया जा सके। और उस आ रही है उसके बाद ये हिस्सा अगर आप चाहते हैं, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिस्सा पूरा का पूरा ये ऑब्जर्वेशन रूम है। ऑब्जर्वेशन रूम के ठीक सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये खास करके ये रूम जो है वो क्रिटिकल केयर यूनिट्स है। अगर किसी को हालांकि इसमें कोई आने की संभावना नहीं है, अगर क्रिटिकल कोई होता भी है तो उसको तुरंत इस तरीके के आईसीयू बेड केयर सेंटर्स में अंदर डाला जाएगा ताकि यहाँ पर उनको किया जाए। ये बताइए कि यहाँ पर कैसे पेशेंट्स को लाया जाएगा अगर वैक्सीन के दौरान कोई दिक्कत आती है? वैक्सीन के दौरान अगर कोई पेशेंट को ऐसा लगता है एनाफिलैक्सिस के इफेक्ट दिख रहे हैं तो फिर वो पेशेंट को इमरजेंसी में यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। किस तरीके के इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हालांकि नहीं है, लेकिन क्या उसमें दम जैसे लगने के या कुछ ऑक्सीजन की कमी जैसा इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं क्या इसमें, जो डर लोगों के भीतर है? छोटे मोटे रिएक्शंस तो हर किसी मेडिसिन से होते हैं, तो इसके बारे में भी इतना नहीं बोल सकते कि होगा ही करके। अगर होता भी है बाय चांस तो वी हैव मेडिसिन। और रैशेस वगैरह कुछ होते हैं, कभी कभी सांस दम लग सकता है, तो उसके लिए भी वी आर प्रिपेयर्ड। बिल्कुल, वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो पूरा मेडिकल इमरजेंसी रूम यहाँ डिप्लॉय किया गया है और इसी तरीके से पूरे अंदर सारे जो केयर यूनिट्स हैं वहाँ पर हैं। ठीक, अभिषेक आप रहिए साथ। देखिए, इस बीच दिल्ली के एम्स में भी आज ड्राई रन चल रहा है। एम्स के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के फैसले को अच्छा कदम बताया है। तो अलग अलग जगहों पर इस वक्त तैयारियां ये हो रही हैं कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया असल रूप में शुरू होगी तो उससे पहले जांच लिया जाए, परख लिया जाए स्थिति क्या है, कहीं कोई दिक्कत हो तो उस पर भी नजर बनाई जा रही है। मिस्टिक फील कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है इंडिया को कोविड फ्री करने के लिए, और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को लेकर के आए हमारे इंस्टीट्यूशन में। दीपक का रुख कर लेते हैं, वो दिल्ली में हैं। दीपक, किस तरीके की तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं, अस्पतालों में चल रही हैं, जरा वो दिखाइए। और क्या कोई दिक्कत अभी तक सामने आई है जिसको दूर करने की कोशिश हो रही हो? अर्पिता, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मालवीय नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस अस्पताल में ये चल रहा है ड्राई रन। अब खत्म होने की कगार पर, पिछले 2 घंटे से लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो कि यहाँ पर लगातार काम करते रहे हैं और ड्राई रन में हिस्सा तो ले ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले दिल्ली में अगर वैक्सीन लगेगी तो हेल्थ वर्कर के साथ साथ इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर को भी लगेगी। आपको जानना चाहेंगे, अगर वैक्सीन लगनी शुरू हो जाती है, आप लोग सबसे पहले उसमें रहेंगे, क्या आपको भी लग रहा है कि वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठाए जाने चाहिए? नहीं, वो सवाल बिल्कुल नाजायज़ गलत है। हेल्थ वैक्सीन को लेके किसी तरह की कोई भी डर नहीं है हमारे मन में। जिस तरह से बाहर रूमर्स उड़ाई जा रही थी, आज वो सारी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वैक्सीन लगी उसके बाद आधा घंटा में बिठाया, जिसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये ड्राई रन की व्यवस्था की गई है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? अभी तक कोई दिक्कत आई है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। ये सरकार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया इसको। और जो सरकार का कदम है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर को, उसके बाद बुजुर्गों को ये लगेगा, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि वो बहुत अच्छी पहल है सरकार की। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चल रहा है ड्राई रन, अब तक कोई दिक्कत आई नहीं है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा लेते हैं कि एक बार क्या प्रोसेस है। सबसे पहले भैया हैं, ये गार्ड हैं, और आपका काम क्या होता है, क्या करना होता है? सर, यहाँ पे पहले चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर उनका नाम लिखा जाता है, उसके बाद में फिर अंदर एंट्री दी जाती है। फिर अंदर एंट्री दी जाती है, उसके बाद आप एंट्री करेंगे यहाँ पर, और एंट्री के बाद सबसे पहले जो होगा वो वेटिंग रूम होगा। वेटिंग रूम भी आपको अंदर से दिखा देते हैं कि वेटिंग रूम में जो ड्राई रन के लिए जो लोग आए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि अभी एक शख्स यहाँ पर हैं जिनका अभी वैक्सीनेशन होना है, और उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अब क्या काम होता है यहाँ पर? जो लोग आते हैं उनसे आप क्या पूछते हैं? मैं पहले इनकी एंट्री करता हूँ, फिर इनका जो आई कार्ड होता है उससे मैच करके फिर इनको मैं दूसरे रूम में भेजता हूँ। दूसरे रूम में भेजता हूँ, मतलब आई कार्ड आप देख लेंगे, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप चेक कर लेंगे, उसके बाद दूसरे रूम में जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आगे फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दूसरा रूम है, वो है वैक्सीनेशन वाला रूम है, और यहाँ पर भी आपकी जो ID है, जो आपके दस्तावेज हैं, वो चेक किए जाएंगे। तो जैसे कि अभी चेक भी कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या काम होता है?
सर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूंगा कि कौन सा पर्सन आया और देन पूरा वेरीफाई इनके आईडी से करके फिर वहाँ पे हम भेजते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप चेक कर रहे हैं इसी तरीके से चेक करते हैं? जी, ये तो मैं बट वैसे ही करेंगे, उसी तरह से चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ चेक करने के बाद फिर हम उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी कि ड्राई रन के दौरान डमी वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से वैक्सीन। तो मैम लगातार कितने लोग वैक्सीन ड्राई रन के दौरान लगी? 90 लोग। ठीक है दीपक, रहिए जरा साथ। देखिए दिल्ली की तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुंबई में भी आज कई जगह पर ड्राई रन चल रहा है। अभिषेक है हमारे साथ, हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। जहां ड्राई रन चल रहा है वहां टीके पर लोग कुछ ऐसे हैं जो घबरा भी रहे हैं। उनकी घबराहट को कैसे दूर करना है इसके इंतजाम भी देखिए वहां पर किए गए हैं। वो सारे प्रबंध किए गए हैं क्योंकि जब लोग पहुंचते हैं तो कई लोग पैनिक हो जाते हैं। उनको उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है इसकी तैयारियां भी वहां पर की गई हैं। महानगर पालिका आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के आदेश मिले मंडे से, उस हिसाब से बीकेसी जंबो फैसिलिटी अलग वैक्सीनेशन सेंटर बना चुकी है। यहाँ 15 वैक्सीनेशन यूनिट्स सेपरेट है और हर यूनिट में एक ट्रेन डॉक्टर, एक ट्रेन सिस्टर, एक ट्रेंड वार्ड बॉय ये ऑलरेडी कार्यरत है। इसके हिसाब से आज ड्राई रन के लिए हमने 25 हेल्थ केयर वर्कर डेजिग्नेट कर चुके हैं। उसमें कोई डॉक्टर्स है, कोई सिस्टर्स है, कोई वार्ड बॉयज़ है, सेपरेट एंट्री एग्जिट है। और अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त मुंबई में ही है। मुंबई अभिषेक, जिस तरीके से मुंबई में इंतजाम हम देख रहे हैं किए गए हैं कि लोग अगर घबराते हैं, अगर पैनिक होते हैं तो उससे कैसे उनको निकालना है, ये तैयारी की गई है। जरा आप तस्वीरों में दिखा पाएंगे? बिल्कुल, आप अर्पिता सही कह रही हैं। ये कॉमन ऐसा सवाल है जो हर हेल्थ केयर वर्कर के पास है। खास करके ये जो वेटिंग रूम एरिया है इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। काउंसलर मतलब आपको काउंसलिंग करेगा, क्योंकि दूसरी सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई डिप्रेस्ड हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको संभालना बहुत भारी है और उस समय में आप कोई भी तरीके की वैक्सीन आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस एरिया को डिप्लॉय किया गया और इस तरीके की चीज़ें सभी जगहों पर होंगी। उसके अलावा अगर यहाँ से काउंसलिंग एरिया से वो काउंसिल होकर के सही तरीके से जाता है तो यहाँ पे आने के बाद वो रजिस्ट्रेशन रूम में जाता है और रजिस्ट्रेशन रूम में रजिस्ट्रेशन करवाता है। यानी उन सारी चीज़ों को वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति आया, आधार कार्ड या कोई भी एक फ़ोटो आईडी प्रूफ उसको देना होगा। वहाँ पर वो जो रजिस्ट्रेशन का उसका प्रोसेस है उसको यहाँ कंप्लीट करना होगा। वो सारी चीज़ें वहाँ आइडेंटिफाई करी जाएंगी और आइडेंटिफाई कराने के बाद, चेक करने के बाद उन्हें यहाँ से एक टोकन नंबर जनरेट किया जाएगा। ये देखिए टोकन दिया जा रहा है इनको और इस टोकन नंबर के जरिए अब इस टोकन से जो वैक्सीनेशन रूम बनाए गए हैं जहां वैक्सीन दिया जा रहा है वो टोकन नंबर 6 है, मतलब 6वें नंबर काउंटर पर जहां वैक्सीन लगाई जा रही वहां पर इनको जाना है। तो वो पूरे प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। इनको डर हमेशा मेडिकल स्टाफ को ये है कि अगर वो डिप्रेशन होता है तो किस तरीके, इसलिए काउंसलर की नियुक्ति की गई है और तमाम सारे यहाँ पर मेरे साथ ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डॉक्टर आप बताइए कि खास करके जब किसी भी तरीके का अगर मान लो किसी भी तरीके कोई दिक्कत आती है या काउंसलिंग के लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई? नहीं, यहाँ पे काउंसलिंग की व्यवस्था है। हमारे डायरेक्टर है डीन, वो आपको डिटेल में बता देंगे इसके बारे में। बिल्कुल, काउंसलिंग के लिए व्यवस्था की गई है। ये देखिए ये यहाँ पर 2 स्टाफ रखे गए हैं खास करके, जिसको पूरी तरीके से ये बताया जा चुका है कि किस तरीके से ये पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा और इसके लिए पूरी देखिए पटना में भी खास तैयारियां चल रही हैं। पटना में भी ड्राई रन के लिए अस्पतालों में खास इंतजाम नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने कोरोना के टीके लगने से पहले हुए ड्राई रन को जरूरी बताया है। ट्रायल का क्या मतलब होता है, क्यों ये ड्राई रन किया जाता है? देखिए बेसिकली ये प्रिपेयर्डनेस की बात है। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में होता है उसी तरह का ये प्रिपेयर्डनेस है कि कहीं पे अगर हमारी वो कमी कहीं पे है तो हम अभी मालूम कर लें, और इसलिए ट्रायल रन ज़रूरी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने बार आप करेंगे उतना आपके परफेक्शन आएगा। मतलब कोई चूक ना रह जाए इसके लिए तैयारी है। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हम ह्यूमन लाइफ से डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम चूक नहीं कर सकते। मोटर पार्ट अगर हम बनाते तो ठीक था, लेकिन ह्यूमन लाइफ से जब डील करते हैं तो हम चूक नहीं कर सकते। तो कोई चूक ना रह जाए इसलिए ये ड्राई रन किया जा रहा है।
दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में इस वक्त हैं। दीपक, वहां पर जरा डॉक्टर अगर हों या किस तरीके से अगर नर्स हैं, वो क्या बता रही हैं कि अगर लोग पहुंचते हैं तो सही डायरेक्शन उनको मिल जाए, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया रहनी है? क्योंकि लोग पहुंचेंगे, थोड़े घबराए भी हो सकते हैं, उनसे उनको उबारने की तैयारी दिल्ली में क्या है? जी अर्पिता, यहाँ बात कर लेते हैं क्योंकि जो रूम बनाए गए हैं, अलग अलग रूम बनाए गए हैं, उसी प्रकार से तय किए गए हैं। और ड्राई रन का पूरी तौर पर मकसद यही है कि जो लोगों के मन में सवाल रहेंगे उन सवालों को पहले ही दूर कर लिया जाए कि किस तरीके के सवाल हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कोई परेशानी आ रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे पूरा ड्राई रन के दौरान क्या कोई परेशानी है या लोगों के सवाल काफ़ी होते हैं कि किस तरीके से होगा, कैसे कहाँ जाना है, तो इसको लेकर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? तैयारी है, जैसे पेशेंट जो भी बेनिफिशियरी है गेट में आता है उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है, उनको कोविड रिलेटेड कोई सिम्टम्स तो नहीं है। उसके बाद उनको जो गार्ड है वो बेनिफिशियरी लिस्ट होता है, उसको वेरिफिकेशन करने के बाद रूम नंबर 1 में वेटिंग एरिया में जाता है। वेटिंग एरिया में जो पेशेंट बेनिफिशियरी आता है उनको वहाँ पे जो है उनका आईडी चेक किया जाता है। जो सिविल सर्विस के लोग बैठे हैं वो वेरिफिकेशन चेक करते हैं और उनको वेटिंग एरिया में सोशल कोविड एप्रोप्रिएट। लेकिन सर, इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग आपके पास आए होंगे जिनको लेकर कुछ संशय होगा मन में, उनको थोड़ा सा भ्रम होगा, डर होगा। हमारे पास एक बेनिफिशियरी थे सोनिया हंस करके, जिनको आने के बाद थोड़ा सा उनको एप्रीहेंशन था, हेजिटेंसी था। तो ठीक है दीपक, आप रहिए जरा सा, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग तस्वीरें हम वक्त वक्त पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ड्राई रन की तैयारी हो रही है। और ये ड्राई रन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टीकाकरण की जो प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी संभावना 13 तारीख के बाद बताई जा रही है, अभी आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि 13 तारीख के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसको लेकर देखिए तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चीनी लोन की डर्टी पिक्चर, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और यही है न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल, जिससे चीन की सबसे खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कोरोना के बाद चीन की लोन ऐप कंपनियां भारत में लोन देने का ऐसा जाल फैलाती नजर आ रही हैं कि कुछ लोग इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, यहां तक फंस चुके हैं कि उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। चीन के इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोगों को कम वक्त के लिए छोटे छोटे लोन के ऑफर दिए जाते हैं। जब जरूरतमंद लोग चीन के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उनके फोन से उनका निजी डेटा चोरी कर लिया जाता है। उसके बाद कर्ज लेने वालों से वसूली का धंधा शुरू कर दिया जाता है। लोन दिया गया 5 या 10 हजार का और लोन से बहुत ज्यादा रकम वसूली के लिए फोन आने शुरू हो जाते हैं। ये लोग पहले लोन लेने वालों को धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं और लोन लेने वालों को बदनाम करने की भी साजिश रचते हैं। चाइनीज ऐप्स के जरिए धड़ल्ले से लोन बांटे गए और कर्ज लेने वालों से मोटा ब्याज वसूला गया। छिपी हुई शर्तों के कारण लोग इनके जाल में उलझते चले गए। मुंबई के भी कुछ लोगों को इसी मकड़ जाल में उलझकर जान गंवानी पड़ी। लगातार ऐसे बहुत मामले सामने आते रहे जिनमें चाइनीज ऐप के चंगुल में फंसे लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। मुसीबत के मारों पर कर्ज की मार, जिंदगी की परेशानी बना लोन, डिजिटल साहूकारों से सावधान। कोरोना महामारी ने बहुत से लोगों के रोजगार चौपट कर दिए। पैसे की परेशानी हो गई। किसी के आगे हाथ पसारने से बेहतर खुददार लोगों ने सोचा कि लोन ले लेते हैं, धीरे धीरे कर्ज उतार देंगे। लेकिन चाइनीज ऐप के जरिए लोन बांटने वालों से छोटी सी रकम क्या ली, लेने के देने पड़ गए। पूरा रात ऑटो डायलर पे रखा था। एवरी हाफ एन आवर मुझे कंटिन्यू कॉल पे कॉल आ रहा था, ओवरनाइट कॉल आ रहा था। कुछ ऐप्स है जो दिन में सुबह 7:30 बजे से आपको ऑटो डायलर पर डाल देते हैं, बैक टू बैक कॉल है। अगर आप कट भी करते हो तो इमीडिएटली सेकंड कॉल विद इन अ सेकंड आपको आ जाता है। तो इतना हैरेसमेंट करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपको मैसेजेस करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे पिंग करते रहेंगे। इन केस अगर आप उनका कॉल मिस करते हो
तो वो लोग सीधा मैसेज डालते हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वी विल कॉल योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, वी विल सेंड इट टू फेसबुक, सब कुछ ऐसे हैरेस करते रहते हैं वो लोग। ये महिला भी इन्हीं ऐप की मारी हुई है। मुंबई के मलाड में रहने वाली इन महिला की पहचान हम नहीं बता रहे हैं। इनका बदला हुआ नाम सीमा है। सीमा जो दस्तावेज और मोबाइल में फोटो दिखा रही है वो चाइनीज इंस्टा लोन ऐप के रिकवरी एजेंटों की धमकियां हैं। सीमा एक लिंक के जरिए एक इसी तरह के डिजिटल साहूकार ऐप के चंगुल में फंसी थी। उन्होंने मुझे मैसेज पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं, वो लिंक के थ्रू मैंने चेक किया तो मुझे वहाँ पे लिंक मिला जिसमें ऐप्स थे। वो ऐप्स में जाके मैंने लोन अप्लाई किया। मैं प्रॉब्लम में थी, इसके लिए मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने डाउनलोड किया, लेकिन तभी इतना वो लोग का पता नहीं था। तो डाउनलोड करने के टाइम पे हम लोग का डेटा जो है वो हैक कर लेते हैं, और अगर रीपेमेंट आप टाइम पे ना करो, उनका रीपेमेंट टाइम होता है 7 डेज़। 7 डेज़ मतलब जिस दिन ड्यू डेट रहता है मॉर्निंग से वो आपको हैरेसमेंट कॉल चालू कर देते हैं, बैक टू बैक कॉल करते हैं। अगर आप पे नहीं करते तो वो आपको हैरेसमेंट करते हैं, आपको धमकी देते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कुछ लोग के कॉन्टैक्ट्स को कॉल भी गया है, उनके फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके उस पर लिखा जाता है चोर है, ये है। उनके पेरेंट्स को गाली दी जाती है, सारा डेटा हैक हो जाता है। और ये जो जितने भी लोन्स हैं ये चाइनीज़ के हैं, चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इनके जो है पूरे बेंगलोर और कर्नाटका और तेलंगाना में फैला हुआ है। मुंबई में बहुत कम है, बट द विक्टिम्स आपको मुंबई में काफ़ी मिलेंगे। महाराष्ट्र में अब तक इस तरह के लोन लेने वालों के 50,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। राज्य में कुल 15 करोड़ से ज्यादा रकम का लोन बांटे जाने का अनुमान है। सीमा ने अपने केस की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। कभी भी आपने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस या फिर साइबर सेल को दी है? यस, मैंने दी है। 29 दिसंबर को मैंने मुंबई पुलिस को दी है और 2 दिन पहले मैंने साइबर सेल को दी है। उनकी तरफ से कोई एक्शन? फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं है। उन्होंने मेरे को प्रूफ मांगा था, मैंने सारा प्रूफ दे दिया, सब कुछ दे दिया। रिकवरी एजेंट भले भारत में बैठे हो, लेकिन ये ऐप चीन से ही ऑपरेट होते हैं। कुछ ऐप्स के बारे में जानकारी सर्च करने पर इनका पता चीन का दिखाई देता है। अगर पैसा देने में देर हो जाए तो ये समाज में आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अगर लोन का भुगतान करने में देरी हो जाए तो रिकवरी एजेंट लगातार कॉल करते हैं। कॉल पर कॉल करके ये गालियां और धमकियां देते हैं। ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए फोन से निकाले कॉन्टेक्ट लिस्ट से रिश्तेदारों का व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। इस ग्रुप में कर्जदार की फोटो पोस्ट करते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों का ग्रुप बनाकर कर्जदार को चोर और धोखेबाज कहकर बदनाम किया जाता है। अगर आपने 1 दिन 2 दिन डिले किया, वो इतना इंटरेस्ट लगाता है कि आपका अमाउंट बढ़ते जाता है। और वो लोग पेनल्टी चार्जेस बोलते हैं कि वो लोग माइनस करेंगे, करते नहीं है। पूरा डेटा वो लोग के पास है, पूरा सिस्टम वो लोग हैक करके रखते हैं। और बोलने के लिए वो लोग बोलते हैं कि हम लोग NBFC रजिस्टर्ड है, बट अगर आप लोन अग्रीमेंट मांगो तो लोग बोलते हैं 2-3 हज़ार के लिए कौन लोन अग्रीमेंट देगा आपको करके। तो 2-3 हज़ार के लिए अगर आप लोन अग्रीमेंट नहीं दे रहे हो तो आप इतना हैरेस करके लोगों को फोर्स कर सकते हो सुसाइड करने के लिए। वो इतना हैरेस करते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। सीमा ने भी हमसे कई ऐसे व्हाट्सएप चैट के स्क्रीन शेयर किए हैं जिसमें उनको लोन रिकवरी एजेंट गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। सीमा की तरह ही मुंबई के बांद्रा में रहने वाले ये शख्स भी चाइना लोन ऐप के शिकार हो चुके हैं। इन्होंने सिर्फ 2000 का लोन लिया था। मैंने तकरीबन 2000 रुपीज़ का समथिंग एक लोन लिया था कुछ इमरजेंसी के लिए। 2000 के बाद में उनका प्रीपेमेंट मैंने टाइम टू टाइम किया उनका हमेशा। मैंने ऐसा नहीं कि नहीं लिया और मैंने रीपेमेंट भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली एक वक्त में ऐसा है कि मैं नहीं पे कर सका। फिर उनके इस तरीके से कॉल थ्रेटनिंग आने, जब मैंने उनसे पूछताछ की तो पता चला पूरी की पूरी फ्रॉड कंपनी थी वो। उसमें कोई ना रजिस्टर था ना कुछ था। और उनके ईमेल आईडी जो एप्लीकेशन नोडल वगैरह के होते हैं ना, वो भी जीमेल आईडी होते हैं जिनसे वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आता है कभी भी वहाँ से। ये मौत के वो डिजिटल फंदे हैं जिन्होंने 6 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और जाने कितने लोगों को संकट में धकेल दिया है। तुरंत लोन देने वाली ये ऐप लोगों की निजी जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। साथ ही इनके एजेंट रिजर्व बैंक से जारी लोन रिकवरी की गाइडलाइन को किनारे रख देते हैं और शुरू हो जाता है धमकियों और हैरेसमेंट का सिलसिला।
अरे सर जी, मैं एक्चुअली आपके मेरे पेमेंट के ही आने का वेट कर रहा हूँ। मैं खुद करवा रहा हूँ पेमेंट, आपको बेफिक्र हो, मैं करवा दूंगा आज। सुनिए मेरी बात, सुबह से लटका रखा है ना मेरे को। ओए, सुबह से लटका रखा है ना, एंड ऑफ द डे तेरा खत्म नहीं हो रहा, तेरा दोस्त नहीं आएगा जब तक पेमेंट नहीं करवाएगा तू मेरा। नहीं बाबा, वो बात नहीं है, पेमेंट आज ही होगा, इतना श्योरिटी है। अबे श्योरिटी को समझ गया, मेरे को पेमेंट चाहिए अभी आधे घंटे में पेमेंट नहीं है ना, तो सारे रिलेटिव कैसे तैसे कर दूंगा मैं। भाई देख, तेरे को पेमेंट तो मिल जाएगा, पेमेंट तो तुझे मिल जाएगा। मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसे लोगों की मदद कर रहे प्रवीण, जो इनकी आवाज मुंबई पुलिस तक पहुंचाते हैं। ये जो भी चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप्स जो है इंडिया में जल्द से जल्द बैन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, अपना देश का डेटा के लिए काफ़ी खतरा है। या मॉलवेयर उसके फ़ोन में या कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे उसका पूरा डेटा, उसकी पिक्चर्स, उसके वीडियोस, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैक कर लिए जाते हैं और चुरा लिए जाते हैं। इस डेटा थेफ्ट की वजह से बाद में उसको रैंसमवेयर की तरह पैसे मांगे जाते हैं, उसको एक्सटॉर्शन की थ्रेट्स दी जाती हैं और एक तरह से उसकी लाइफ को जहन्नुम जैसी बना दी जाती है। इंटरनेट पर ऐसी चाइनीज ऐप की बाढ़ आई हुई है जो डिजिटल साहूकार बनकर लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इनके जरिए धड़ल्ले से लोगों को कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है। दीपक मिश्र इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं और मुंबई से एक पीड़ित भी हमारे साथ होंगे जो अपनी आप बीती हमें बताएंगे। जल्दी से पहले विवेक का रुख करते हुए, विवेक के साथ भी कुछ लोग हैं जो इस वक्त या तो धमकी उनको मिल रही है या वो इससे पीछे प्रभावित रहे होंगे। विवेक, जरा बात कीजिए उन लोगों से। हाँ बिल्कुल अर्पिता, देखिए अभी हम जिस पीड़ित की स्टोरी दिखाए थे वो पीड़ित खुद हमारे साथ है और जब से वो हमारे साथ है तब से उन्हें लगातार फ़ोन आ रहे हैं। अगर मैं हमसे उनसे बोलूँगा ना, फ़ोन दिखाएं स्क्रीन पर, आप साफ तौर पर देखते थे सुबह से तकरीबन 80 से 90 और अब तक 100 कॉल से ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ, आप साफ तौर पर देखते हैं 100 कॉल से ज़्यादा फ़ोन उन्हें धमकी भरे आ चुके हैं, थ्रेटनिंग कॉल में सुबह से आ चुके हैं और इतने फ़ोन ये दिन में आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये फ़ोन कॉल लेट नाइट भी, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, इसी तरीके से अलग अलग नंबर से सारे फ़ोन आते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनकी लाइफ है, किस तरीके से ये जो रिकवरी लोन एजेंट हैं उन्हें परेशान करते हैं। मैम, ये सुबह से अभी तक कितने फ़ोन आ चुके हैं आपके पास? सुबह से तो मुझे ऑलमोस्ट अभी तो आप देखोगे तो 50 के ऊपर हो चुके हैं और कंटिन्यू आते हैं। वो लोग आपको पूछेंगे कि कभी पेमेंट कर रहे हो। हम लोग अगर बोल देंगे कि 12 बजे 1 बजे वापस से कॉल करेंगे। एक का अभी कॉल आके गया था, उसको मैंने बोला कि मैं टाइम नहीं बताऊंगी, तो वो बोलता है कि नहीं मैं फ़ोन नहीं रखूँगा, मैं 5-5 मिनट में कॉल करते रहूँगा, हैरेस करते रहूँगा जब तक आप पेमेंट नहीं करते। ये फ़ोन एक ही नंबर से आते हैं जो रजिस्टर्ड नंबर होते हैं कंपनी की, या फिर अलग अलग नंबर से आते हो? ये अलग अलग बंदे होते हैं? अलग अलग नंबर से आते हैं। बंदे एक ही रहते हैं, वो लोग का सर्कल रहता है कि 2 दिन तक एक बंदे के पास रहता है, फिर वो फ्लो होते जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में। ये बताइए कि आप किस तरीके से इस पूरे जाल में फंस गए? क्या आपने खुद अप्लाई किया था या किसके थ्रू आप इसमें फंसी? मुझे एक मैसेज आया था कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है 2 लाख का, यू कैन विड्रॉ इट करके। तो मैंने वो लिंक पे क्लिक किया था, उसके थ्रू मैं ये जाल में फंस गई थी। ओके, तो अर्पिता देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो फंसाते हैं। बाकायदा जो डेटाबेस से नंबर निकालते हैं, नंबर निकालने के बाद बाकायदा सबको मैसेज करते हैं और जिससे पैसे की ज़रूरत होती है वो लिंक पर क्लिक करते हैं। लेकिन मैं सबसे जो अहम बात है अर्पिता यह बताना चाहूँगा आपको कि इस पूरे मामले में आरबीआई और मुंबई पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा है कि ऐसे जालसालों से बचें और जो चाइनीज़ ऐप हैं, इंस्टा लोन ऐप हैं, उस ऐप में लोग ना फंसें। बाकायदा इसके एडवाइजरी आरबीआई के साथ। देखिए मुंबई से इस वक्त एक पीड़ित भी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। आप ये बताइए कि किस तरीके से आप इस जालसाजी में फंसे, कितने रुपए का लोन आपने लिया था और किस तरीके से वो परेशान कर रहे थे? मैंने लोन चालू किया था 3000 पे। जो मेरा 3000 का लोन वो गया अप टू 2 लाख। ओके, और 2 लाख ये लोग ऐसे स्कैम में फंसाते हैं। जैसे हम लोग पहले हमें SMS भेजते कि आपका 10,000 का लोन अप्रूव हुआ। जब भी हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो दे फोर्स टू डाउनलोड द ऐप डाउनलोड करने के बाद वो लोग 7 दे आस्क परमिशन फॉर कॉन्टैक्ट एंड गैलरी। फिर वो सब परमिशन लेने के बाद दे आस्क फॉर KYC डॉक्यूमेंट। ये सब KYC डॉक्यूमेंट देने के बाद वो लोग 3000 का लोन अप्रूव करके 7 डेज के लिए देते। 7 डेज का जब भी लोन रीपेमेंट है तो हमें 4 डेज को ही कॉल आता है कि आप रीपेमेंट करो।
और दे एक्चुअली थ्रेट अस ओवर द व्हाट्सएप एंड कॉल कि वी हैव अ कॉन्टैक्ट लिस्ट। हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर्स है, इफ आई हैव द 900 नहीं, अगर आपने मान लीजिए 3000 का लोन लिया और आपको 4 दिन या 5 दिन के बाद वापस वो कह रहे हैं पैसे वापस कीजिए, तो आपको कितने रुपए वापस करने होते हैं? अभी मुझे 3000 का लोन है तो मुझे 2100 मुझे वो लोग अकाउंट में ट्रांसफर करते, तो दे आर चार्जिंग मी 900 रुपीज प्रोसेसिंग चार्जेस। तो लोग मुझे 3000 ही पे करने के लिए बोलते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए आपसे 9000 रुपए लेते हैं, यानी टोटल 4 या 5 दिन के 900 रुपए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद 4 या 5 दिन में आपको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ता है? अगर आपने 3000 का लोन लिया, 4-5 दिन में आपको कितना देना है वापस? 3000 ही पे करना पड़ता है। और ये 900 रुपए एक्स्ट्रा और देने होते हैं। 900 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। और उसमें क्या रहता है, समझो आपके पास पैसे नहीं रह गए तो लोग ये लोग आपको सजेस्ट करके ये ऐप से डाउनलोड करो, ये आपको लोन देगा। ऐसे टाइम जब भी हमारा रीपेमेंट डेट रहते हैं, हमें कम से कम 10 से 12 अलग अलग ऐप से SMS आता है कि आपका लोन अप्रूव हुआ है। तो ये हमें एक ऐप से 30 ऐप से यही लोग फंसाते हैं हमें कि आप इधर से लोन ले लो, उधर से लोन लो, रीपेमेंट करो। कोई केसेस में ऐसा है कि वी गेट अ कॉल एट 7 o'clock एंड दे से कि मेक अ पेमेंट बिफोर 9 o'clock और एल्स वी विल कॉल योर कॉन्टैक्ट। ऐसे भी थ्रेड्स आते हैं। एग्जैक्टली 9 o'clock फिर से वो लोग कॉल करते हैं, वो हमारे फोटो के साथ हमें व्हाट्सएप में भेजते कि ये डिफॉल्टर है, और हमें बोलते 5 मिनट में पेमेंट नहीं किया तो आपके पूरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को ये भेजा जाएगा। ये सब कंपनी, ये सब जो एप्स है, दीज आर द कंपनीज आर इन्वॉल्व विद द NBFC। देयर इज अ NBFC कॉल्ड केमेक्स इंजीनियरिंग, दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। ये मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगी। दीपक बिश्ट हमारे सहयोगी साथ हैं, उनका रुक कर लेते हैं। उनके साथ भी कुछ पीड़ित हैं। दीपक, जरा उनसे बात कीजिए कि बहुत सारे लोग जो आपके साथ बैठे थे वो कह रहे हैं 7000 रुपए लिए, 7 दिन में उनको कितना वापस करना होता था? देखिए, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने अगर 7000 का लोन लिया था तो वापसी में 7 दिन के बाद कितना आपने लोन को रिटर्न करना था? जो 7000 का लोन हम लेते हैं, 7 दिन बाद हमें 7320 रुपये रिटर्न करने होते हैं, जिसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे अकाउंट में आता है वो 5100 रुपये आता है, और जो रिटर्न करना है वो 7320 रुपये रिटर्न करना है। अच्छा, उसमें प्रोसेसिंग फ़ी प्रोसेसिंग फ़ीस तो वो एट द टाइम ऑफ डिसबर्सल ही काट लेते हैं। कितनी लगभग कटती है? अब आप ये जोड़ लो कि 7000 रुपये का लोन अमाउंट होता है, उसमें आपको 5100 रुपये आते हैं, तो 2900 रुपये के आसपास, 1900 रुपये के आसपास ये आपका प्रोसेसिंग फ़ीस, इनकी GST फीस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपको 7000 का लगता है या वो डेटा जो आपसे वो रिकवर कर लेते हैं, वो डेटा, क्योंकि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स चले जाते हैं, आपका सारा डेटा महत्वपूर्ण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण डेटा होता है पर्सनल। पैसा तो एक नुकसान होता है, वो एक अलग के थिंग है, आदमी पैसा दोबारा भी कमा लेगा, बट जो डेटा हमने उन्हें दे दिया, क्या श्योरिटी है कि वो डेटा हमारा सेफ हैंड में है? वो कोई श्योरिटी नहीं होती। हमारे कॉन्टैक्ट्स में 1000 नंबर होते हैं, वो नंबर्स कहाँ गए किसी को नहीं पता। सर, मैं जल्दी से दीपक जरा पूछिए, अगर पैसे चुका दिए गए तो क्या उनके डेटा का कुछ गलत इस्तेमाल होता है? पैसा आपने चुकता कर दिया उनका, तो आपका डेटा क्या वापस वो करते हैं या उसको किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं? सर देखिए, डेटा इन लोगों ने ऑलरेडी हमारा अपने सर्वर पे हैक कर रखा है। हमारे डेटा को नहीं, उन्हीं कॉन्टैक्ट्स लिस्ट को नहीं, हमारी फ़ोटो गैलरीज को और सारी चीज़ों को जो भी हमारे फ़ोन में मौजूद होती हैं, वो डेटा चाइना जा सकता है इसका मतलब? सर ये वो कहीं पे भी जा सकता है। आज इन्होंने, ठीक है दीपक, रहिए जरा सा। देखिए, अब हम आपको दिखाने वाले हैं चीन के मृत्यु लोन का चाइनीज कनेक्शन क्या है, कैसे ये इंटरनेट के जरिए भारत में लोगों को लूट रहे हैं। इंस्टा लोन ऐप के पीछे चीन की साजिश दरअसल क्या है? गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर 300 या उससे ज्यादा लोन देने वाले ऐप्स हैं। इन ऐप को चीन में बैठे हवाला कारोबारी चला रहे हैं, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है। डिजिटल साहूकारों के हजारों शिकार। चीन से चल रहा है पूरा कारोबार। चीन की साजिश का पर्दाफाश। देश के हजारों लोग लोन देकर छल छद्म करने वाले कुछ इंस्टा लोन ऐप्स का शिकार हो चुके हैं। शुरुआती जांच में पता लगा है कि ये गोरख धंधा 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है और इसके तार चीन से जुड़ते नजर आ रहे हैं।
अब तक की जांच के मुताबिक लोन बांटने वाले चीनी ऐप के पीछे चीन से जुड़े चेहरे सामने आने लगे हैं। बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद के कॉल सेंटरों से ही लैबों के एजेंट लोन बांटने के लिंक भेजते हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वालों को फोन करके धमकाते हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता लगा है कि लैम्बो नाम का शख्स चीन में जेनिफर नाम की महिला के लिए काम करता है। लैम्बो नाम के शख्स के दाएं बाएं हाथ बने हैं डेनिस और लियान तियान। डेनिस और लियान नाम के ये दोनों दिल्ली में रहते हैं। दोनों मिलकर करीब 20 चाइनीज इंस्टा लोन ऐप का कारोबार देखते हैं। साथ ही दोनों के ऊपर कैश इकट्ठा करके भारत से चीन भेजने की भी जिम्मेदारी है। As per information with us, he was heading the operations in India for the loan apps, basically for the 4 companies which we have been able to find out, and these 4 companies are linked to about 30 apps. So he was the India head for these companies. चीन के ये ठग मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पहले लोगों को लोन का लिंक भेजा जाता है। लोन लेने के बाद इनके रिकवरी एजेंटों का काम शुरू हो जाता है। इस जोर जबरदस्ती के साथ साथ चीन के ठग हमारे देश के नागरिकों की निजी जानकारी भी चुराने का काम करते हैं। जैसे ही कोई ऐप डाउनलोड करता है, चीन के ठगों का गोरख धंधा चालू हो जाता है। डाउनलोड करने पर ऐप कॉन्टैक्ट, गैलरी सहित फोन की सभी जानकारी मांगता है। लोन लेने के लिए लोग ऐप की शर्तों पर सहमति देकर मंजूरियां दे देते हैं। मंजूरी मिलते ही निजी जानकारियां निकाली जाती हैं। चीन के ठग भारत के लोगों की निजी जानकारी विदेशी सर्वर में रखते हैं। इनमें से ज्यादातर सर्वर की लोकेशन चीन में पाई गई है। चीन में बैठे हैंडलर्स भारत के कॉल सेंटरों को कर्जदार की पूरी जानकारी देते हैं। रिकवरी करने वाले एजेंटों को उगाही पर कमीशन दिया जाता है। ये राज हैदराबाद में गिरफ्तार हो चुके 70 एजेंटों ने खोला है। I mean, the permissions that they sought, these apps, the permissions that they sought basically included almost everything, right from contacts, locations, photographs, videos, etc. And in case of non-payment of the loan amount, this data was available to the call center employees, who in turn would use different methods, as we know now, that public shaming or intimidation or threats, inappropriate messages where women are concerned. चाइनीज ऐप के जरिए फैलाए जा रहे इस मकड़ जाल की जड़ें बहुत गहरी हैं और हर जड़ चीन से जुड़ी है। चाइनीज इंस्टा ऐप के घपले में जांच के मुताबिक लोन देने वाले 70 से ज्यादा ऐसे ऐप्स का पता लगा है जो अवैध तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब तक की जांच में 8,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगा है, लेकिन बहुत से ट्रांजैक्शन अभी रडार पर नहीं है। शुरुआती जांच में यह भी पता लगा है कि बीजिंग, इंडोनेशिया और सिंगापुर में फर्जी कंपनियां बनाने के लिए चीन के नागरिकों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इन्हीं कंपनियों के जरिए भारत में मृत्यु लोन का धंधा चलाया जा रहा है, यानी दूर देश में बैठे डिजिटल साहूकार लोगों की जेब काट रहे हैं और इन पर लगाम लगाने का कोई उपाय अभी नहीं हो पाया है। इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। कोई विशिष्ट कानून, कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान इनको गवर्न नहीं करते। हालांकि अगर आप ब्रॉड दृष्टिकोण से देखें तो ये तमाम सारे इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और लिहाजा इंटरमीडियरीज और बिचौलियाँ हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। कानून दायित्व करता है कि ये ड्यू डिलिजेंस करें, लेकिन कानून स्वयं ही परिभाषित नहीं करता कि इस तरह के इंस्टेंट लोन वाले ऐप्स के संदर्भ में क्या क्या प्रकार की ड्यू डिलिजेंस की जानी चाहिए। और अब जब इतने सारे मुकदमे सामने आ रहे हैं, तेलंगाना में 50 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम सारे मामलों को एक वेकअप के कॉल के तौर पर अगर हम ट्रीट करें तो अच्छा होगा। बहुत जल्दी सरकार को ठोस, कारगर, इफेक्टिव लीगल प्रावधान लाने पड़ेंगे।
इंटरनेट पर करीब 300 या उससे ज्यादा ऐसे ऐप्स हैं जो बिना कागजी कार्रवाई के सीधे आपके खाते में लोन की रकम ट्रांसफर कर देते हैं। लोन लेने की प्रक्रिया बहुत आसान है। ये जब मोरेटोरियम एक्सटेंशन ख़त्म हुआ, आरबीआई का जो एक्सटेंशन था, उसके बाद से जब लोगों को प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई फाइनेंशियली, तो लोगों ने एक इंस्टेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। जो इंस्टेंट सोल्यूशन जब हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे डालते हैं तो हमें मालूम चलता है यहाँ पे ये ऐप्स हैं जो हमें 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर में लोन्स देंगे। बट जैसे ही हमने उनके झांसे में आना है, वहाँ से ही हमने जैसे चालू किया लोन लेने की कोशिश करी, तो हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने अपना कैश रोड से स्टार्ट किया और मैंने जब अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनको जब मैंने ऐप डाउनलोड किया तो उस टाइम पे वो परमिशंस मांगते हैं हमारे ऐप में, गैलरी में, फ़ोन, पूरी डेटा को हैक करने की। मतलब हम लोग एक तरीके से उनको एक्सेप्टेंस दे देते हैं क्योंकि हमें उस टाइम नीड होती है। कानून के जानकार बताते हैं कि जिस तरह ये ऐप्स लोन बांट रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। जहाँ तक इसकी लीगैलिटी की बात है तो ऑब्वियस ही बात है, जहाँ 25 से लेकर के 40% तक अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ऐसा कोई भी लोन देने वाली संस्था लीगल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आरबीआई जो रेगुलेट करता है बैंक्स को, एनबीएफसीज को, वो किसी भी तरीके से इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी भी इंस्टीट्यूट को या बैंक को अलाउ नहीं करता है लेंडर को कि इस रेट पे वो दे। लोन देने वाली कंपनियों के लिए और लोन की वसूली के लिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं। आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक ही कंपनियां लोन दे सकती हैं। इस हिसाब से आरबीआई के शेड्यूल बैंक लोन दे सकते हैं। उनके साथ साथ एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग सेक्टर की मान्यता प्राप्त फाइनेंसिंग कंपनियां भी लोन दे सकती हैं। लेकिन इंस्टा लोन ऐप के प्रमाणित होने की गारंटी नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां मान्यता लेकर ऐप बनाती हैं, लेकिन सही ऐप की आड़ में फर्जी ऐप भी बनाई जाती है। इन्हीं फर्जी ऐप से लोन बांटा जाता है। लोन चुकाने के लिए कम वक्त दिया जाता है और ब्याज ज्यादा वसूला जाता है। इसके बाद भुगतान में देर होने पर भी रिकवरी के लिए लोगों को धमकाते हैं, जबकि कर्जदार को धमकाना गैर कानूनी है। जो ऐसे ऐप्स हैं वो दरअसल एक्चुअली इलीगल हैं और बहुत सारे ऐप्स जो है आरबीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अब जहाँ तक रेमेडी का सवाल है, तो अगर इस तरह से कोई फंस जाता है और उनके ऊपर वो लोन दे करके उनसे वसूल करते हैं 40% और कभी कभी दो गुना 3 गुना तक लोन का अमाउंट प्रिंसिपल बढ़ा करके वो मांगते हैं, ऐसे सिचुएशन में ये जो लोग हैं ये तुरंत जा करके अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं साइबर सेल में, जो पुलिस की साइबर सेल है वहाँ पर जा करके, और फिर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। चीन के ठग ऐसे ऐप के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं, कर्ज के जाल में उलझा रहे हैं। उन पर मानसिक दबाव इतना है कि कुछ तो अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा रहे हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।